Yeah, I'm here. Okay, perfect. Thank you so very much, Eric, for your time, first of all. Okay. Okay, so Eric, the stage is yours. It's your time. Do the job. Thank you very much once again. Um, I really like to have our sessions with the videos on. So, like, if anybody can turn their cameras on, that would be lovely. So I can see you as well. I've had a long day. I look wasted, I suppose. But yeah, अगर आप लोग भी अपने cameras on कर सकें, जो करना चाहें, that would be nice. But मेरा नाम एरिक है. I would love to get a message in the chat about how are you feeling today. आपका दिन कैसा था, थोड़ा सा बताएं. मेरा दिन काफी लंबा था. वैसे आप लोगों का कैसा था? चैट चैट चैट. अच्छा रहा. ओके. और normal, good, busy. I like it. Some presentations, bruh. Yeah. I got you, bruh. काफी टायरिंग था. Met my old friend. Nice. Meshed in online classes. Okay. Full of assignments. Productive. My day was quite boring. We I think, okay, so that's really sad and feeling demotivated. I think we all have been at at such a point in our careers, so that's okay. Life is like up and down, so nothing to worry about. Always boring. So cool. I like the energy. I like how we're going. How many of you have heard of Firebase? Hi, hi. अच्छा, आप लोग क्या अगर कुछ ज्यादा शोर नहीं करेंगे तो Yes, I heard about it. आप लोग अनम्यूट भी कर सकते हैं बीच में. मगर पीछे बैकग्राउंड नॉइज ज्यादा नहीं आ रहा है, सो कीप इट अनम्यूट रखें. लाइक it's not going to be just me talking. We'll keep it conversational. So yes. So um, Yes, I have worked on it. मोहम्मद अनवर साहब ने सुना हुआ है. किसी और ने फायरबेस के बारे में सुना है, इस्तेमाल किया है? ओके, हमजा ने भी सुना हुआ है. हमाद, कोड चेजर. ओके. अक्सा. मैंने यूज़ किया है नाइस. फायरबेस अपनी वेबसाइट एक होस्ट की थी मैंने। Nice, nice. Faizan, that's cool. Okay. But a website here, but not an expert. I think so. Okay, so थोड़ा थोड़ा जिन लोगों ने यूज किया हुआ है उनसे हम पूछते हैं कि उनका फेवरेट फायरबेस फीचर कौन सा है. फेवरेट फायरबेस फीचर. बहुत कुछ है फायरबेस में. मैंने क्योंकि वेब होस्टिंग यूज़ किया है मैंने, तो मेरा वही है। नाइस नाइस फैजान, वेरी कूल. वेब होस्टिंग. ओके. और स्टोरेज ठीक है. फ्री होस्टिंग. और कोई? मेरा पर्सनली फेवरेट फायरबेस प्रोडक्ट भी फायरबेस होस्टिंग है. फ्री होस्टिंग जो मर्जी डालते जाओ. So I think Firebase hosting is a very good feature. Firebase functions, even though now it's paid. Yes, Mugi. I'm planning to talk about functions today. Hosting and authentication, nice. ओके कूल. सो मैंने जिस तरीके से इसको स्ट्रक्चर किया हुआ है आज की हमारी शाम को, बेसिकली ये है कि मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा फायरबेस के बारे में, जो कि शायद कुछ लोगों को है, मैंने देखा काफी लोगों को नहीं है. एंड मैंने एक छोटा सा प्रोजेक्ट क्रिएट किया था. मैं पहले मेरा प्लान था लाइव कोड करने का पूरा, लेकिन आई फेल्ट के क्योंकि ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन होता तो हम लोग इसको ज्यादा एंगेजिंग कर सके, तो मैंने काफी सारा पार्ट उसका कोड करके रखा हुआ है. सो विल जस्ट वॉक थ्रू द कोड एंड फिर देख लेंगे हम लोगों ने, जो भी उसके क्वेश्चंस होंगे उस पर हम बात कर सकते हैं. वंस अगेन आप लोग अपने माइक्स को अनम्यूट कर सकते हैं. आई वांट टू कीप इट लाइक वी आर ऑल इन अ रूम टुगेदर. एंड आप लोग का जब दिल करे बीच में कमेंट भी करें, तफरी भी करें. नो प्रॉब्लम एट ऑल. तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर आप लोग के पीछे बैकग्राउंड नॉइज नहीं है, ऐसा नहीं लगता है कि हमारा वर्कशॉप डिस्टर्ब होगी, आप माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं एंड लेट इट गो. ठीक है. सो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा और देखते हैं. मैं पहले अपना व्हाट्सएप बंद कर लूँ.
ठीक है। ऑलराइट, स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? या ओके, इसको ऐसा करें कि अलग टाइम में दिखाई दे। Let's see. So I want to see you all and the chat as well. तो मैं थोड़ा सा इसको ट्रिकी तरीके से काम करेंगे हम। Okay, I think सबको नजर आ रहा है, राइट? इट्स गुड। मैं चैट मैंने खोला हुआ है अपने पास, ताकि अगर आप लोगों का बीच में कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग चैट पे डाल सकते हो। आई होप सपोज एंड या ठीक है। ओके ग्रेट। सो सबसे पहले मेरा नाम एरिक है, जैसा अब तक अगर मैंने नहीं बताया तो। और मैं जीडीजी गूगल डेवलपर्स ग्रुप के साथ काफ़ी टाइम से काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट 2016 से मेरा ताल्लुक कराची से है। और अब मैंने कराची में जो हमारा जीडीजी चैप्टर है, गूगल डेवलपर्स ग्रुप चैप्टर, उसको स्टार्ट किया था दोबारा से 2016 में। थैंक यू ताहा, नो वरीज। और मेरा फर्स्ट नेम ऐसा है, सेकंड नेम मेरा पंजाबी है, तो मैं पंजाबी बोल लेता हूँ, अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर उसमें भी। सो मैंने कराची में हमारा जीडीजी कोलाची चैप्टर स्टार्ट किया था। और उसमें से कराची क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, बहुत सारी कंपनीज है यहाँ पर, तो हम लोग काफी टेक इवेंजलिज्म काफी टाइम से करते आए हैं। मैं पर्सनली फ्रॉम अ करियर पर्सपेक्टिव और वैसे भी फायरबेस एज अ प्रोडक्ट से काफ़ी इंस्पायर्ड था। तो इस साल के शुरू में मैं गूगल डेवलपर एक्सपर्ट बन गया हूँ फायरबेस का, और मैं फायरबेस के बारे में बहुत ज़्यादा बात भी करता हूँ। तो अगर आप लोग कोई भी अपने प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, पर्सनल, प्रोफेशनल, यूनिवर्सिटी, एनीथिंग, आप लोगों को कहीं पे भी फायरबेस की हेल्प चाहिए या आप किसी को जानते हैं जिसको फायरबेस की हेल्प चाहिए, they can reach out to me and I'll be happy to help them. And if something like really, really difficult, we can also reach to the Google team for that. So if anybody needs any help with Firebase, you can reach out to me. At Bhatti Eric मेरा handle है most social media channels पे, Twitter, LinkedIn, I think Facebook. तो आप लोग कहीं भी मुझे reach out करना चाहें तो कर सकते हैं। Having said that, professionally मैं VP of Engineering for सस्ता टिकट के, अगर आप लोग नहीं पता तो we are the largest OTA in Pakistan, if not one of the largest. So yeah, and that's really it. And today what we're going to talk about is rapid prototyping using Firebase. Rapid prototyping क्या है, Firebase से हम कैसे कर सकते हैं, इस पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मुल्क के बारे में, डिजिटल पाकिस्तान। हम सब ने बहुत 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 ज्यादा सुन लिया हुआ है डिजिटल पाकिस्तान के बारे में। एंड what digital Pakistan really is about is it is all about new ideas, कि नए नए आइडियाज हम लोग के पास आएंगे, हम लोग उनको इस्तेमाल करेंगे एंड नई चीजें डेवलप करेंगे, स्पेशली इन 2020। अगर आप साल 2020 को देखो, खास तौर पे जब से पहला लॉकडाउन लगा मार्च में, तब से लेके आज तक कितनी सारे नए टेक प्रोडक्ट्स आए हैं, कितने सारे नए टेक सॉल्यूशंस आए, और कितना ज्यादा एक टेक में शिफ्ट आया है, ना सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि हमने पाकिस्तान में भी इस शिफ्ट को होते देखा, राइट? तो ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत सारे लोग मुख्तलिफ आइडियाज लेके आ रहे हैं। शायद आपके जहन में भी कोई आइडिया होगा अपने FIP को लेकर या अपने किसी स्टार्टअप को लेकर। तो इट्स ऑल अबाउट आइडियाज, राइट? बट आइडिया की अच्छी बात बोलो या बुरी बात बोले, कुछ आइडियाज चल जाते हैं, कुछ आइडियाज नहीं चलते। ज्यादातर दफा ऐसा होता है कि आइडियाज नहीं चलते। आप में से किसी ने कोई आइडिया अपना रिसेंटली या यूनिवर्सिटी लाइफ में ट्राई किया है, अभी तक कोई करना चाह रहा है? आई वुड लव टू हियर अबाउट इट फ्रॉम इन द चैट, कि अगर आप लोगों ने किया है। किसी ने माइक अनम्यूट किया? हाँ प्लीज बोले। ओके, अगर आप में से कोई बात अपनी कोई शेयर करना चाहता है तो मेरी बात के साथ भी कर सकते हैं, प्लीज डोंट हेजिटेट। ओके, नाइस। तो अच्छी बात है, देखो। और हम सबको जब हम ये कोशिश कर रहे होते हैं तो पता चलता है कि कभी कभी आइडियाज चल जाते हैं, कभी कभी नहीं चलते, राइट? अब
ये एक आइडिया करना बिल्कुल ऐसे ही है कि बहुत सारी जगह पर आपने बीज बो रहे हो, आप बीज बोते हो, दरख्त है ना, एक आइडिया एक दरख्त की तरह है, आप उसको बीज बोते हो, पानी देते हो, कभी कभी वो फल लेके आता है, कभी कभी वो दरख्त फल नहीं लेके आता। तो अगर हम ये चाहते हैं कि we want to get to the right idea, and to get to the right idea you have to execute a lot of ideas to find out which one is the right idea, and to increase the probability of getting the right idea we have to execute on ideas faster, कि जितनी जल्दी मेरे पास आइडिया है उतनी जल्दी मैं चेक करूं, वैलिडेट करूं कि क्या इस आइडिया की डिमांड है भी या नहीं है, अगर है तो उसको मैं ग्रो करूं, नहीं है तो उसको फेल करके आगे बढ़ूं। तो बेसिकली दैट्स द होल कॉन्सेप्ट, राइट, के आइडियाज पे जब हम बात करते हैं। एंड अमूमन क्या होता है जब भी किसी के पास आइडिया आता है तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, वो बहुत सारा टाइम जो है अपने आइडिया को बिल्ड करने में लगा देते हैं, जिसकी इन अदर वर्ड्स दे डोंट गेट द एमवीपी राइट। मिसाल की बात है, ये पिक्चर देखें, इस पिक्चर से आपको क्या समझ आता है? वुड लव टू हियर इन द कमेंट्स, क्या देख रहे हैं हम ये पिक्चर में, क्या मैसेज है, कि हमें कैसे आइडिया करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए? प्लीज, सॉरी। एरिक, आई गेस के सबसे पहले जो है वो एक यूजेबल प्रोडक्ट जैसे मिनिमम वायबल प्रोडक्ट को बनाना चाहिए और फिर उसको स्लोली जो है वो नरिश करना चाहिए इंस्टेड ऑफ जस्ट मेकिंग पार्ट्स। बिल्कुल, इवॉल्विंग, ग्रो ग्रेजुअली बट प्रोडक्टिव। अगर आप गौर करें इट्स लाइक एजाइल में जैसे हमें कहते हैं कि पहले एक छोटी सी ऐप बना दें और उसके बाद उसको इंप्रूव करते जाएं थोड़ा थोड़ा करके। लवली लवली, यही बात है। अगर आप देखें नीचे वाली जो इमेज है उसके अंदर, अगर मैं सोचूं कि प्रोडक्ट आइडिया क्या था, कि प्रोडक्ट आइडिया ये था कि एक बंदे को एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जाना है, कुछ ऐसा उसको टूल चाहिए। शुरू में उसको दिया स्केटबोर्ड, स्केटबोर्ड भी उसकी जो यूजेबिलिटी है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा कर रहा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। फिर उसको आई डोंट नो स्कूटी में भी दिया, वो भी उसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है बट स्लाइटली एडवांस्ड है, देन बाइसिकल है, देन मोटर बाइक है, देन कार। द कोर वैल्यू प्रोपोजिशन वाज देयर एंड उसको वैलिडेट करते करते उसके ऊपर हम मैच्योर करते गए प्रोडक्ट को। वेयर एज इन ऊपर वाली इमेज में पहले टायर बनाए, वो किसी काम की नहीं, फिर गाड़ी पे उसका स्ट्रक्चर बना, फिर छत बना, फिर शीशे लगे, फिर आगे उसको लेके गए, और पता ये चला कि इतने टाइम बाद जब बनाया तो वो शायद किसी को पसंद ही नहीं आया। बेहतर ये था कि वो शुरू से जब कस्टमर फीडबैक, लेट्स सपोज हम इस हर पिक्चर को 1 महीना ले लेते हैं, तो इसमें क्या हुआ, जब हमने स्केटबोर्ड बनाया तो हमें पहले ही महीने, यस एजाइल जो कह रहे, पहले ही महीने कस्टमर फीडबैक आ गया, एज कम्पेयर टू दूसरी जगह पे हम एंड तक जाते रहे, फिर जाके हमें एंड में जाके फीडबैक मिला 5 महीने बाद के कस्टमर को पसंद नहीं है। इधर हमें पहले ही महीने पता चल जाएगा कि कस्टमर को पसंद नहीं है, तो वी कैन change a lot of things, right? And that's really what an idea and evolution is about, that we react to the market, not just think about कि जो मैंने सोच लिया वही सबसे बेस्ट है। तो what's the message, right? कि get your core offering to the customer as soon as you can. That's really what we want to do. And Firebase really helps you build and validate MVPs fast and at scale. ऐसा नहीं है कि हम अगर इस तस्वीर में देखें तो वही है कि जी मैं बड़ा पहले बैकएंड बनाऊंगा, वो बैकएंड में जी मुझे सही आर्किटेक्चर लगाना है कि मैं नोड यूज करूं या जावा यूज करूं या डॉटनेट यूज करूं या पीएचपी यूज करूं। अच्छा, सबसे स्केलेबल बैकएंड कौन सा है? अच्छा, वो माइक्रो सर्विसेज लगानी है या नहीं लगानी? मैं ये सब सवालों के बारे में सोचना अच्छी बात है, लेकिन पता चले मैंने माइक्रो सर्विसेज लगा के नोड जेएस पे, गूगल क्लाउड पे हाईली स्केलेबल लोड बैलेंसेस लगा के बैकएंड बनाया और वो मैं कस्टमर के पास ले गया, उसने बोला ये तो बड़ी बेकार ऐप है, मुझे इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो फिर मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई, राइट? तो हमें क्या करना है कि हमें पहले कस्टमर से फीडबैक लेना है ताकि वो हमें पता चल सके कि यार ये उसको पसंद भी आ रहा है कि नहीं, हो मैं मेहनत करूं भी या ना करूं। बट क्योंकि अगर उसको नहीं पसंद हमारे कस्टमर्स को, तो हम अपनी मेहनत कहीं और लगा सकते हैं। एंड फायरबेस रियली 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 हेल्प्स यू डू दैट, कि आप क्विकली यूं अपने कस्टमर से फीडबैक लें। सो फायरबेस है क्या? अच्छा अमाद, एमवीपी होता है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। मिनिमम वायबल प्रोडक्ट से मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपके कस्टमर को बेसिक तरीन वैल्यू प्रोपोजिशन दे सके। इसकी मैं एक एग्जांपल आपको दूंगा। इसकी एग्जांपल ये है कि आपका कहते हो कि यार मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को ना घर पे बैठ के फूड ऑर्डर करना
पसंद है। अब जब घर पे बैठ के फूड ऑर्डर करना पसंद है तो आप उसको क्या करोगे, आप सिंपल सा सबसे बेसिक उसकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्या है, आप उधर तंदूर की रोटियां और पराठों का एक मेन्यू डालो और लोगों को हेल्प करो कि वो उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सके। मुझे अभी रेस्टोरेंट को लेके आने और उस रेस्टोरेंट में जी वो क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सके या क्या कहते हैं बैंक ट्रांसफर से पे करे, इजी पैसा से पे करे, बिटकॉइन से भी पे करे, ये सब चीजों के बारे में मुझे सोचने की जरूरत नहीं है। बेसिक प्रोपोजिशन क्या है कि वो घर पे बैठ के कुछ ऑर्डर कर सके और मैं अपनी ऐप से उसको दिखा सकूं, कुछ ऐसा एक्सपीरियंस बना सकूं कि उसको मिल सके। हारिस आपको आवाज नहीं आ रही, बाकी सबको आ रही है क्या आवाज मेरी? Yes, perfect. Yes, sir, we can hear you. ओके ओके, सो आई थिंक अमाद मैंने आपका आंसर कर दिया। अमाद हसन, ओके ग्रेट। सो फायरबेस हमारी ये कैसे करने में हेल्प करता है, तो पहले फायरबेस क्या है? फायरबेस बेसिकली है बैकएंड एज अ सर्विस। व्हाट डज दैट मीन कि आपको जो भी बैकएंड पे आप फंक्शनैलिटी करते हो वो सब की सब आपको करने की जरूरत नहीं है या बनाने की जरूरत नहीं है, फायरबेस वो सब का सब आपको के लिए करता है। अब मैं अगर सवाल पूछूं, आप लोग डिफरेंट लेवल्स के हैं, मतलब डिफरेंट सेमेस्टर्स में भी पढ़ रहे हैं, कुछ ही हद तक आप सबको आइडिया होगा कि बैकएंड क्या होता है। और बैकएंड पे इंसान क्या क्या करता है, तो सबसे पहले वो अपनी यूजर मैनेजमेंट करता है कि जी मेरी ऑथेंटिकेशन है कि कोई ईमेल पासवर्ड डाले, कोई हमेशा में बंदा ना आ जाए। दूसरी चीज ये करता है कि वो अपना डेटाबेस रखता है जिसके अंदर वो अपना डेटा स्टोर करता है। तीसरी चीज वो ये करता है कि उसमें उसके पास कोई मीडिया फाइल्स होती हैं, क्या पता आपने टिकटॉक का क्लोन बनाना है तो आपने वीडियोस अपलोड करनी है, या आपने इंस्टाग्राम को बीट करना है तो आपने जी इमेजेस स्टोर करने, व्हाटएवर। फिर आ जाता है आपकी चौथी चीज आ जाती है कि आपने कोई एपीआई होनी चाहिए जिससे आप उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। फिर आप ये चाहते हैं कि अगर उधर कोई जी मेरा क्योंकि डेटा इतना ज्यादा आ रहा है मेरे पास, मुझे उधर मशीन लर्निंग लगानी है अपने बैकएंड पे, तो ये सारी चीजें। सो ये 5-6 टास्क हैं जो यूजुअली आप एक बैकएंड से एक्सपेक्ट करते हैं, बट इट यूजुअली बॉइल्स डाउन टू दीज 3: डेटा स्टोरेज, डेटा ऑथेंटिकेशन एंड आपका डेटाबेसेस, बेसिकली ऑर्गेनाइजिंग डेटा आपके जो भी है। And Firebase really allows you to do all of this in sort of like 3 core buckets. सबसे पहला पार्ट है Firebase gives you tools to build your apps, जिसमें है Cloud Firestore, MLKit, functions, authentication, hosting, storage, real-time database। अब जब एक दफा ऐप बन गई है तो उसके बाद उसको इम्प्रूव करना है, यानी कि जब आपकी ऐप एक दफा आपके कस्टमर के हाथ में चली गई है फिर आपको कैसे पता है कि वो ऐप पे क्या कर रहा है, तो उसके लिए आप मुख्तलिफ चीजें लगा सकते हैं जिसमें क्रैशलेटिक्स है, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग है, टेस्ट लैब है, ताकि आप अपनी अच्छे से ऐप को जो है टेस्ट कर सको एंड मेक श्योर कर सको कि इट्स बग फ्री। एंड देन अगर जैसे मैंने पहले कहा कि जब आपकी एक दफा ऐप कस्टमर के हाथ में चली जाती है तो आप कैसे देख सकते हैं कि उधर क्या हो रहा है। सो उसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं, एनालिटिक्स इज वन ऑफ देम कि कहाँ किस किस चीज का इंटरेक्ट कर रहे हैं, या कस्टमर ऐप में नहीं आ रहा तो उसको आपने मैसेजिंग करनी है, या लेट सपोज किसी के लिए आपने डिफरेंट टेक्स्ट यूज करने, डिफरेंट चीजें कॉन्फ़िगर करनी है डिफरेंट यूजर्स के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये सारे के सारे टूल्स जो हैं आपके पास ग्रो योर बिजनेस में मौजूद है। मैं आज कोशिश करूंगा, जो मैंने थोड़ा सा डेमो भी प्रिपेयर किया है, उसमें हम बिल्ड बेटर एप्स पे बात करेंगे एंड थोड़ा सा हम बात करेंगे ग्रो योर बिजनेस साइड पे, क्योंकि अमूमन एप्स के अंदर ये दो चीजें लोग इस्तेमाल करते हैं तो उन पे हम थोड़ा थोड़ा कवर करने की कोशिश करेंगे, बट मोस्टली हमारा बिल्डिंग पे फोकस रहेगा आज के सेशन में। अब अगर हम बिल्ड बेटर एप्स के अंदर देखें तो जैसा अपने पिछली स्लाइड में भी देखा कि हमारे पास है क्लाउड फायरस्टोर, एमएलकिट, फंक्शंस, ऑथेंटिकेशन, होस्टिंग, क्लाउड स्टोरेज, रियल टाइम डेटाबेस। अच्छा सफू राजा साहब, बेसिकली क्रैशलेटिक्स क्या होता है? क्रैशलेटिक्स है लेट्स सपोज आपने कोई एंड्रॉयड की या आईओएस की या कोई भी ऐप बनाई है आपने, और अब आपने वो अपने कस्टमर्स को दे दिया है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि लेट्स सपोज उसमें कोई बग आया और ऐप क्रैश हो गई, आपको कैसे पता चलेगा कि ऐप क्रैश हो गई थी? वो यूजर आके आपको प्ले स्टोर पे आएगा, आपको थोड़ी बहुत बातें सुनाएगा, क्या आपकी बेकार ऐप है, 1 स्टार दे के जाएगा, ये तो होम स्क्रीन पे ही क्रैश हो जाती है। आप बोलोगे यार मेरे फोन पे तो सही चल रही है, उसके पास क्यों होम स्क्रीन पे क्रैश हो रही है? तो जब वो क्रैश होगी तो आपको ईमेल आ जाएगी और उसके लॉग्स आ जाएंगे कि इस लाइन पे ये कोड था जो उनके फोन में पड़ा था, ये मॉडल था, ये उस वक्त इसके फोन की बैटरी थी, ये इसमें इसकी
ये फोन की स्क्रीन रेजोल्यूशन है, ये मॉडल है, इतनी रैम थी, ये वो थी, ताकि आप सारी चीजों का हिसाब लगा के देख सको कि उसके बेचारे के बंदे की मोबाइल पे ऐप क्यों क्रैश हो रही है और उसको फिक्स कर सको। ठीक है, अच्छा, तो बहुत सारे फीचर्स है डेवलपमेंट में। हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑथेंटिकेशन से। ऑथेंटिकेशन क्या करता है? इट्स एज सिंपल एज इट सेज कि ऑथेंटिकेट योर यूजर्स सिंपली एंड सिक्योरली। कैसे कर सकते हैं? अब ऑथेंटिकेशन के मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं कि गूगल ऑथ है, फेसबुक ऑथ है, ट्विटर ऑथ है, गिटहब का भी है, और यूजर नेम पासवर्ड है जो कि आपके अपनी डेटाबेस से बैक होता है। सो फायरबेस अलाउ करता है कि आप जो मर्जी लॉगिन मेथड्स हैं उनको यूज करना चाहें अपने ऐप में, आप कर सकते हैं। गूगल ऑथ को भी कर सकते हैं, फायरबेस ऑथ को भी कर सकते हैं, एंड कस्टम यूजर नेम एंड पासवर्ड भी यूज कर सकते हैं। हमारे लिए ये तीनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप देखें कोई भी बंदा आता है जिसका भी पास भी अगर एंड्रॉइड फोन है तो डेफिनेटली उसके पास प्ले स्टोर अकाउंट है, तो वो एक क्लिक से जो है गूगल ऑथ से साइन अप कर सकता है। उसको इतना ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ईमेल एंड पासवर्ड सेट करेगा तो पासवर्ड उसको याद रखना पड़ेगा, लेकिन दिस इज वेरी सिंपल। फेसबुक ऑथ काफी सारी एप्स यूज करती हैं, आई थिंक लूडो स्टार भी फेसबुक ऑथ यूज करती है। सो डिफरेंट हम मशहूर एप्स भी यूज करते हैं, तो वो गूगल ऑथ, फेसबुक ऑथ और इस तरह चीजें यूज करती हैं, जिसके लिए काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं, लेगवर्क करना पड़ता है। लेकिन फायरबेस ने इन सबको इंटीग्रेट किया हुआ है, एंड हम चंद लाइनों के कोड से जो है उसको यूज कर सकते हैं। देन हमारे पास है जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सारे के सारे मुख्तलिफ प्रोवाइडर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास प्रोडक्ट है फायरस्टोर। फायरस्टोर इज बेसिकली आप अपना जितना भी आपका डेटा आप इसको स्टोर कर सकते हैं, सिंक कर सकते हैं एट ग्लोबल स्केल। जो अच्छी बात है फायरबेस की, जो मुझे पर्सनली बहुत एक्साइट करती है फायरबेस के, कि वो आपकी हेल्प करता है कि आप जल्दी से जल्दी चीजों को बनाएं, लाइक क्विकली डेवलपमेंट करते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। Let me try to figure this out. Hmm. Is this better? Okay. ठीक है, सो क्लाउड फायरस्टोर। क्लाउड फायरस्टोर हमें क्या ऑफर करता है? बेसिकली इट्स अ नो सीक्वल डेटाबेस। अगर आप लोग नो सीक्वल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, सो इट्स अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। आप अपना सारा का सारा डेटा जो है अनस्ट्रक्चर्ड, लाइक नॉट इन वैसे स्ट्रक्चर्ड है बट नॉट इन अ रिलेशन सेंस। सो आप जो है अपने डेटा को कलेक्शन और डॉक्यूमेंट में स्टोर कर सकते हैं। जो सिक्योरिटी रूल्स आपने अपने पोटेंशली डेटाबेस पे लगाएंगे एपीआई के थ्रू, वो आप डायरेक्टली क्लाउड फायरस्टोर में लगा सकते हैं कि फला बंदा ही अपना यूजर देख सिर्फ एक बंदा अपना ही डेटा देख सकता है, किसी और का नहीं देख सकता, वगैरह वगैरह। तो आप इन चीज़ों को रूल्स लगा सकते हैं फायरस्टोर में। इवन इफ डिवाइसेस आर ऑफलाइन, जो कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि इंटरनेट चल रहा है, कभी कभी नहीं चल रहा, कोई किसी ऐसे रिमोट एरिया में आपकी ऐप यूज कर रहा है जहाँ पे उसने बाद में कुछ इंटरेक्शन की और उसको वापस अप करना है, तो इट वर्क्स ऑफलाइन। व्हाट हैपेंस इज कि ऑफलाइन डेटा स्टोर हो जाता है, एंड जैसे इंटरनेट मिलता है इट रीसिंक्स विद डेटा ऑन द क्लाउड एंड इट स्केल्स ऑटोमेटिकली। जो मैं बात कर रहा था पहले कि फायरबेस आपको अलाउ करता है कि आप अपना छोटा सा आइडिया लेके जाएं और लोगों से वैलिडेट कराएं, और अगर उम्मीद है कि वो आइडिया चल जाए तो जब बहुत सारे यूजर्स आ जाएंगे तो भी फायरबेस स्केल कर लेता है बहुत, बिकॉज इट्स ऑल बिल्ट ऑन गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जीसीपी के ऊपर है सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सो इट स्केल्स वेरी सीमलेसली। देन इट्स क्लाउड स्टोरेज, सिमिलर सॉर्ट ऑफ हमारा कॉन्सेप्ट है इसके अंदर भी, बट दिस इज फॉर नॉट फॉर डेटा बट फॉर एसेट्स, जिसमें इमेजेस, वीडियोस, डॉक्यूमेंट्स, एनीथिंग यू वांट टू स्टोर। सो you can store basically a lot of things. It is integrated with Firebase authentication, तो again Firebase rules आप apply कर सकते हैं कि जो जिसका डेटा है वही उसको देख सके, कोई और उसको एक्सेस ना कर सके। It's as good. So Tahira, let me get back to that in like 30 seconds. Let me just quickly finish this. So it's robust. It has like very decent upload and download speeds, तो आप यूं handle कर सकते हैं without like anything
आप अगेन यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट बिकॉज इट्स ऑल ऑन गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड जो टेक्नोलॉजी गूगल फोटोज को पावर करती है अगर आप उसको यूज करते हैं तो वो क्लाउड स्टोरेज उसको uses the same sort of storage infrastructure. So Tahira, is Firebase usable for very big databases? In short, the answer is yes. So Firebase does have its so Firebase की टीम क्या करती है वो चाहती है कि जो वो गारंटी देते हैं कि इवन आफ्टर स्केल चीजें जो है बड़ी स्मूथली चलेगी वो उसको चलाना चाहते हैं एंड स्पेशलाइज्ड आपके प्रोजेक्ट के लिए स्पेशलाइज्ड कोई बंदा नहीं बैठा हुआ उसको मैनेज करने के लिए तो वो स्केल तो डेफिनेटली कर लेता है और काफी अच्छे से काम करता है बट कुछ यूज केसेस हैं जो उसमें मिस हो जाते हैं कभी कभी जैसे आप अगर एग्रीगेट क्वेरीज जो हैं वो फायरबेस में थोड़ी ट्रिकी है चलाना एंड दूसरी चीज जो है कॉस्ट बहुत बड़ा मैटर हो जाती है कि जब फायरबेस को जब आप स्केल करने लगते हैं तो कॉस्ट जो है वो काफी फायरबेस की कभी कभी बढ़ जाती है एज लॉन्ग एज यू हैव मनी यू आर फंडेड इट शुड बी फाइन बट जब मैं कह रहा हूँ कॉस्ट बढ़ती है वो यूजुअली तब बढ़ती है कि अगर आपकी ऐप के लाइट सपोज 1 लाख यूजर हो गए अगर आप टेस्ट कर रहे हैं आपकी ऐप के 5,000 यूजर हैं या 10,000 यूजर हैं आई मीन डिपेंड्स ऑन योर ऐप लेकिन अप्रोक्सीमेटली आपकी $100 से नीचे नीचे आपकी ऐप आराम से चल सकती है 5,000 10,000 यूजर पे अच्छा if we store our data like images video of our app on Firebase will that make the application file size heavy no Fawad it will not because Firebase is on the cloud so सारी की सारी चीजें आपकी क्लाउड पे सेव हो रही हैं अगर मैं जैसे मिसाल की बात है यहाँ पे मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया हुआ मैं यहाँ पे जाता हूँ अभी मैंने इधर स्टोरेज के अंदर कुछ भी नहीं स्टोर किया हुआ तो खाली है लेकिन जब जो मैं इसके अंदर फाइलें डालता जाऊंगा यहाँ पर डेटा भरता जाएगा ना कि मेरी ऐप का फाइल साइज सो इट्स ऑल ऑन द क्लाउड जैसे आप सर्वर पे स्टोर करोगे इज फायरबेस मेनली फॉर एप्स और कैन बी यूज फॉर वेब डेवलपमेंट हारिस यू कैन यूज इट फॉर वेब डेवलपमेंट मैं उस पर आगे आता हूँ थोड़ी देर में भी लेकिन बेतहाशा वेब प्रोजेक्ट्स इस पे हुए मैंने पर्सनली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वेब पे किए हैं एज कम्पेयर टू जस्ट ऐप आई नो द ऐप विल नॉट लैग फॉरवर्ड जैसा मैंने कहा इंटरनेट से आ रहा है तो वो सही करना चाहिए डेटाबेस इन फायरबेस विच यूज so which is best to use Amar it depends on the use case Firebase real time database की आप बात करें Firestore की in fact Firebase का एक खुद बहुत बड़ा अच्छा आर्टिकल है Firebase real time database versus Firestore जिस पे आप काफी सारी आंसर इन्होंने खुद किया हुआ है इसको आप देख सकते हो पढ़ सकते हो यूज केस इन्होंने बताया हुआ है और मैं इनकॉग्निटो यूज करता हूँ ठीक है so how will app be using that offline it may not make the so जिस तरह से एक छोटा डेटाबेस है जो कि लोकली कैश करता है ना और जैसे ही डेटा वापस आता है इंटरनेट आता है तो वो इट्स काइंड ऑफ लाइक दिस कभी कभी आप जब ऑफलाइन है और आप गूगल सर्च करते हैं तो वो कहता है ना कि मैं इंटरनेट पे वापस कनेक्ट होऊंगा तो आपको सर्च रिजल्ट्स ला के दे दूंगा बिल्कुल वैसे ही फायरबेस गूगल प्ले सर्विसेज अंडरलाइंग ऑन एंड्रॉइड ये करता है कि वो चीज़ों को स्टोर कर लेता है एंड फिर जैसे इंटरनेट पे कनेक्ट करता है वो चीज़ों को अपलोड करता है वेरी मच लाइक अगर आप देखो तो आप अगर आप एंड्रॉइड यूजर हो तो आपके पास नोटिफिकेशन आई होती है सुबह से शाम तक कि जी इतनी ऐप्स अपडेट के लिए अवेलेबल हैं लेकिन वो नहीं होंगी जैसे ही आप फोन को चार्ज पे लगाओगे तो वो अपडेट होने जाती है तो वो ऑटोमेटिकली चीज़ों को हैंडल कर लेता है मैसेंजर ऐप्स क्योंकि मैसेंजर ऐप्स के लिए इसलिए नजर आती है मुबीस हमें ज्यादा फायरबेस इस्तेमाल होती है क्योंकि ज्यादातर क्या कह सकते हैं ट्यूटोरियल्स उस पर बात करते हैं मैंने कोशिश की स्लाइड भी थोड़ा सा डिफरेंट बनाया आज की लेकिन यस उमर आप प्लीज राब्ता कर सकते हैं नो वरीज एट ऑल मैं देख लूंगा आफ्टर द टॉक थैंक यू ठीक है इज फायरबेस वर्किंग ऑन रियल टाइम पे कुछ लिमिटेशंस पे काम कर रहे हैं अपना हमाद क्योंकि अगेन ऐसा नहीं है कि फायरबेस टीम जो है वो भी रियल टाइम डेटाबेस को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वो कर रहे हैं और कुछ पे काम कर रहे हैं अगेन इट्स आप ये जो लिंक मैंने पोस्ट किया ना इसको देख लीजिएगा कि किस यूज केस में कौन सा बेहतर है और फिर उस पर आपको कोई भी मजीद क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं गूगल इज यूजिंग फायरबेस एट द बैक एंड और नॉट गूगल के कुछ प्रोडक्ट्स पे वो फायरबेस यूज करते हैं आई थिंक गूगल आईओ की ऐप पे I mean you can look it up कि किस प्रोडक्ट के लिए वो खुद भी फायरबेस यूज करते हैं और कौन कौन से एप्स हैं जो प्रोडक्शन में फायरबेस को यूज कर रही है ओके
तो जैसा मैंने आपको शुरू में कहा था टॉक की कि 3 चीजें होती हैं जो किसी भी बैकएंड से हम एक्सपेक्ट करते हैं। एक होती है ऑथेंटिकेशन, दूसरी होती है डेटाबेस, तीसरी होती है स्टोरेज। तो ये 3 चीजें तो हमें मिल रही हैं, लेकिन लेट्स सपोज आप कहते हो कि यार मेरे लिए ये काफी नहीं है, मुझे ना बैकएंड जैसी मजीद फंक्शनलिटी चाहिए। तो वहां पे आ जाते हैं क्लाउड फंक्शन। क्लाउड फंक्शंस का किसने सुना हुआ है यहाँ पे? आई वुड लव टू हियर, अगर आप लोगों ने क्लाउड फंक्शंस के बारे में सुना हुआ तो। यस, नो, नहीं सुना हुआ, ओके। क्लाउड फंक्शंस बेसिकली ये एक फीचर है जो आपको अलाउ करता है कि आप यस मुगीज देयर पेड नाउ। क्लाउड फंक्शन आपको अलाउ करता है कि आप बेसिकली एक डेटाबेस या एक सर्वर से जो चीजें एक्सपेक्ट करते हो, विच इज ए ट्रिगर। ट्रिगर्स आप एक्सपेक्ट करते हो कि जी फला जैसी डेटाबेस में काम हो तो मुझे पता चल जाए, और दूसरी चीज आप एक्सपेक्ट करते हो कि आप एपीआई हो यार, कि मैं एपीआई पे ना कॉल करूंगा और मुझे आउटपुट आ जाए। वो चीज आपको क्लाउड फंक्शन में मिल जाती है। कैसे? क्लाउड फंक्शन आपको प्रोवाइड करता है एक एपीआई। तो आपकी ऐप जो है, मोबाइल ऐप, वेब ऐप, वो बात करती है उस एपीआई से। आपकी एपीआई आगे बात करती है क्लाउड फायर स्टोर या जो भी फायरबेस के फीचर है उससे, जो कि यहाँ पर किसी भी सर्वर से पड़ा हुआ है। सो बेसिकली आपके लिए इट्स वेरी मच सीमलेस कि एपीआई बनी हुई है। मैं क्लाउड फंक्शंस को पर्सनली इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि आप जब सारी की सारी चीजों को थ्रू एन एपीआई इंटरेक्ट कर रहे होते हो, तो आप पीछे तो आपने सॉर्ट ऑफ फायर स्टोर और फायरबेस का बैकएंड यूज किया हुआ है, लेकिन उसके नीचे आपने जो है एपीआईज लगा ली हैं क्लाउड फंक्शंस के थ्रू। अब कल को लेट सपोज मेरा बिजनेस चल जाता है और मेरा स्टार्टअप चलने लग जाता है और मैं फायरबेस को रिप्लेस करना चाहता हूँ, तो मेरा एपीआई स्ट्रक्चर वही रहेगा, मैं पीछे बस बैकएंड अपना रिप्लेस कर दूंगा। सो मुझे फ्रंट एंड पे कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। सो दैट इज अ वेरी नाइस वे, टू, इफ यू वांट टू गो अवे फ्रॉम फायरबेस आप जा सकते हैं। व्हाट इज फ्लटर वर्सेस फायरबेस फॉर ऐप डेवलपमेंट? अच्छा सोहेल साहब, फ्लटर जो है वो एक फ्रंट एंड टूल है, उसमें मैं आता हूँ अभी थोड़ी देर में, आपके सवाल का जवाब देता हूँ, क्योंकि दोनों चीजें बिल्कुल फर्क है। अब सो बेसिकली काफी सारे लोग जो मुकेश, मुझे इसका वैसे आइडिया नहीं है, बट अभी भी मुकेश फ्री है क्लाउड। मैंने जैसे अभी आज का जो प्रोजेक्ट बनाया है, इट इज स्टिल फ्री। द ओनली थिंग which they try to do with cloud functions, वो लोगों से उनकी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं ताकि वो उसको चेक कर सके कि कोई उसको मिसयूज तो नहीं कर रहा। बाकी इट इज स्टिल फ्री। आप अगर वेल अंडर उनकी लिमिट हो गए तो आपको वो चार्ज ही नहीं करेंगे। सो अपना क्रेडिट कार्ड अगर आप लगा भी देते हो तो आपको पैसे चार्ज नहीं होंगे, एज लॉन्ग एज आप जो उनकी फ्री की लिमिट है उसके अंडर हो। हाँ एग्जैक्टली। सो जैसा मैंने कहा कि पहले क्या होता था, पहले आपके पास एक एपीआई होती थी जो कि डेटाबेस को एक्सेस करती है और वो सर्वर पे जाता था। फायरबेस से एवरीथिंग इज ऑल सेंट्रलाइज्ड। तो बेसिकली आप क्लाउड फंक्शंस के थ्रू, जैसा मैंने कहा, सारे के सारे एक एक करके फीचर्स को एक्सेस कर सकते हो जिसको भी आप करना चाहो। अगर आप ऑथेंटिकेशन को, रियल टाइम डेटाबेस को, एनालिटिक्स को, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ऑल फायरबेस फंक्शंस कैन बी एक्सेस्ड थ्रू क्लाउड फंक्शन। सो it's like an API for all like Firebase things. What does Cloud Function offer? Run your backend code without managing servers. तो आपको मैनेज नहीं करना कि यार मेरे को डिप्लॉय कैसे करने हैं, कौन सा क्लाउड प्रोवाइडर यूज करूँ, AWS, Azure या what do you call it, गूगल क्लाउड। मुझे उस चीज़ों को डिसाइड नहीं करना, सब कुछ चल रहा है। मुझे SSH नहीं करके जाना कि जी वो सर्वर को डिप्लॉय करूँ, कोड पुल करूँ, एंड इट स्केल्स ऑटोमेटिकली। बाबर क्या कह रहे हैं, मैंने तो अभी तक यूज ही नहीं किया ये, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा बेसिकली फायरबेस करती क्या है। बाबर, आपने अगर कभी भी कोई भी ऐप बनाने की कोशिश की है, आई डोंट नो आप किस सेमेस्टर में हो, लेकिन आप जब भी कभी भी कोई भी ऐप, मोबाइल ऐप, जब मैं ऐप कहता हूँ तो प्लीज इसको ये मत समझिएगा मैं मोबाइल ऐप की बात कर रहा हूँ, मैं वेब ऐप की बात कर रहा हूँ। ऐप एज ए जेनेरिक टर्म। सो अगर आपने कभी भी कोई भी ऐप बनाने की कोशिश की है, तो हमेशा एक ऐप का एक पार्ट होता है फ्रंट एंड, एक होता है बैक एंड। फ्रंट एंड वो होता है जो यूआई, जहाँ पे बंदा अपनी डिटेल्स डाल के उस पर खेल रहा होता है, एंड बैक एंड जहाँ पे सारी चीजें स्टोर हो रही हैं, लॉजिक लग रहा है वगैरह वगैरह। तो अमूमन आपको बैकएंड लिखने के लिए कोई बैकएंड लैंग्वेज आनी चाहिए। फायरबेस आपकी मदद करता है कि बगैर कोई बैकएंड जाने हुए आप जो है अपनी ऐप इंडिपेंडेंटली बिल्ड कर सकते हो। आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। आज तक सबसे ज्यादा एरर मुझे फायरबेस में आए।
Mugiz, I can surely help you with that. ओके, सो दो फीचर्स होस्टिंग जो कि हम सबका हर दिल अजीज फीचर है, जितनी मर्जी आप अपनी फ्री वेबसाइट बनाना चाहें बना के डाल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। MLKit अगर आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स यूज करें तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन दैट मुख्तलिफ तरीकों से लोगों ने पूछा, ये कौन कौन से प्लेटफॉर्म सपोर्ट करता है? ये एंड्रॉयड, iOS, वेब, फ्लटर, यूनिटी। सो किसी ने जैसे सवाल पूछा था किसी ने सवाल पूछा था कि फ्लटर यूज करें या फायरबेस। सो फ्लटर अगेन इज अ प्लेटफॉर्म, फायरबेस उसका बैकएंड है, फ्लटर इज अ फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म। आप फ्लटर को जो है एज अ फ्रंट एंड यूज कर सकते हो अपनी एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए या iOS ऐप बनाने के लिए या वेब ऐप बनाने के लिए। फ्लटर तो सब कुछ ही कर देता है, या डेस्कटॉप ऐप्स बनाने के लिए। आई थिंक वलीद की टॉक स्केड्यूल्ड है इन द फ्यू वीक्स, वो फ्यू डेज, वो आप लोगों को मजीद बताएगा फ्लटर के बारे में। बट इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म, राइट? पीछे बैकएंड इज फायरबेस। सो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं आप आई एम यूजिंग अज्यूमिंग आप सब डेवलपर्स हैं, तो होता क्या है कि अमूमन हर डेवलपर को एटलीस्ट एक फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म आता है। किसी को शायद एंड्रॉयड ऐप बनानी आती है, किसी को शायद iOS ऐप बनानी आती है, किसी को वेब ऐप बनानी आती है, किसी को फ्लटर ऐप बनानी आती है। यानी कि हर इंजीनियर को एटलीस्ट एक ना एक फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म यूज करना आता है। बैकएंड शायद उस बैकएंड वाले बंदे को भी कोई ना कोई फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म हल्का फुल्का जरूर यूज करना आता है। तो उमन क्या होता है कि जो फ्रंट एंड वाला बंदा है या जो बैक एंड वाला बंदा है वो ये सोचता है कि यार मैं ना, अगर मैं फ्रंट एंड का बंदा हूँ, मुझे सिर्फ एंड्रॉइड आती है, तो मैं किसी अपने बैक एंड वाले दोस्त के पास जाता हूँ, यार तुम्हें बैक एंड आती है, मुझे फ्रंट एंड आती है, आओ मिलके किसी आइडिया पे काम करें। विद फायरबेस अगर आपको कोई भी फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म आता है, बगैर किसी बैक एंड के बंदे की हेल्प के आप पूरी की पूरी एंड टू एंड ऐप खुद बना सकते हो, बी इट ऑन एंड्रॉइड, iOS, वेब, फ्लटर। आपको किसी की जरूरत नहीं, आपका आइडिया है, आप रात को थोड़ा नेटफ्लिक्स कम देखें, घंटा 2 घंटा कोड करें, आप अपना आइडिया लेके जाएं, किसी को दिखाएं, फीडबैक लें, एंड if it works out good, if it doesn't work out, it's okay, you learn a lot. So really there is no excuse. I mean I would love to see, and you guys can throw in some messages over here, मैं जरा reply कर लो कि what we use dependency or API of Firebase. So थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है अनवर, अगर मैं सही समझा तो देखिए डिपेंडेंसी तो बेसिकली किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए अगर आप ऐप बनाना चाहेंगे तो डिपेंडेंसी इज लाइक अ लाइब्रेरी, राइट? तो आप लाइब्रेरी इंटीग्रेट करते हैं, लेकिन फायरबेस की लाइब्रेरीज यूज करते हुए आप अपनी एपीआई लिख सकते हैं। आई डोंट नो इफ आई आंसर योर क्वेश्चन, बट सेशन के बाद आप वॉइस पे मुझे पूछ लेना, मैं आपको बेहतर जवाब दूंगा। I have you seen that Firebase offers more features on Android than iOS? हाँ ऐसा है हमारा, क्योंकि देखो एंड्रॉइड तो घर ही है ना, गूगल की टेक्नोलॉजी है, so they have much more leniency on what they can do as compared to on iOS because of multiple platform restrictions. Waleed's talk was on Sunday and it was a lot of fun. Lovely, Ahmed. Can we integrate Firebase with WordPress? Yes, you can. Basically, I think कि Firebase admin SDK PHP पे है कि नहीं, let me just check quickly. हाँ, so PHP पे है। So basically आप क्या कर सकते हो कि Firebase admin SDK जो है वो basically सब कुछ backend पे कर लेती है, तो आप उसको again WordPress is PHP, तो आप उसको यूज कर सकते हो। I think कुछ लोग Firebase के ऊपर भी CMS लिखना चाह रहे हैं, so that is also something very interesting to watch out for. अहमद, वाकई हम सबको ही नेटफ्लिक्स कम करनी है। ये तो नहीं ताहा, कभी भी ऐसा नहीं होगा। The thing is there's a lot of limit, कभी भी जॉब्स जो है खत्म नहीं होती। I would love for you to, I mean for all of you to always have this mindset of this terminology which is called creative destruction. सुना हुआ ये टर्म आप लोगों ने, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन? ये पीटर थिल ने काफी इस टर्म को मशहूर किया, but always keep this in mind that any distraction is good if it's a creative destruction. Yeah, folks, thank you Hamza, but I'm okay with like answering questions
I like to keep the session interactive, so it's fine. ठीक है. So अब जब बात ये हो गई कि मैं इस पे एक पूछना चाहता सवाल कि आप लोग जो सारे अभी यहाँ पे लोग हैं, आप लोग को कौन कौन सा फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म आता है, एंड्रॉइड, iOS, वेब? आई वुड लव टू हेयर इन द कमेंट्स और रीड इन द कमेंट्स कि आप लोगों को फ्लटर, ओके, और कौन कौन सा वेब, ठीक है, फ्लटर वेब, फ्लटर, रिएक्ट, ओके, नाइस, वेब, वेब, ओके, बूटस्ट्रैप, फ्लटर, वेब, रिएक्ट, डॉटनेट, एंड्रॉइड, फ्लटर, वेब एंड नाउडेज फ्लटर, रिएक्ट, ओके. सो देखिए कितनी अच्छी बात है, जैसा मैंने कहा था, स्विफ्ट डिड सम रिएक्ट, नाउ फ्लटर, रिएक्ट विद फायरबेस, फायरस्टोरेज बैकएंड, नाइस. सो जिन लोगों का पहले तो कितनी अच्छी बात है, देखते हैं कि हम सबको एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म आता है, राइट, बी इट वेब, बी इट फ्लटर, बी इट एंड्रॉइड, बी इट iOS. तो अगर मेरे पास कोई आइडिया है तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होनी चाहिए, मैं फायरबेस को यूज करके उस पर कुछ ना कुछ दाल दलिया कर सकता हूँ. एंड जिन लोगों को कोई भी एक प्लेटफॉर्म नहीं आता, उनको मैं इनकरेज ये करूंगा कि आप लोग एटलीस्ट कोई एक प्लेटफॉर्म को जरूर, जो भी आप लोगों को पसंद है उसको, एंड्रॉइड पसंद है, iOS पसंद है, 17, नाइस सलमान. तो जो भी आपको एक फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म पसंद है, जो एक्सेसिबल है, अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है तो एंड्रॉइड, वेब तो सबके पास है, कंप्यूटर है तो वेब, उस पे जाएं और उसको जरूर थोड़ी सी ये महीना 2-3 लगा के उस पे एफर्ट करें ताकि आपको सीख जाए. उससे ये होगा कि आप अपने कस्टमर्स को कुछ भी बना सकेंगे, क्योंकि एक इंजीनियर हमें खुशी तभी मिलती है जब हम अपने हाथों से कुछ बनाए. तो आप जब, और खासतौर पर फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म्स की खूबसूरती ये है कि जो भी आप बनाते हैं उसको आप बना के अपनी आंखों से देख सकते हैं. सो आई रियली इनकरेज आप सबको कि कोई ना कोई एटलीस्ट जिनको अभी नहीं कोई फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म आता वो सीखे. सुहेल, मैं कोई एक प्लेटफॉर्म रेकमेंड नहीं करता क्योंकि हर प्लेटफॉर्म की अपनी अपनी नीड है. आजकल मैं पर्सनली भी मैंने यूज नहीं किया फ्लटर, सो मैं पर्सनली मैंने अगर अपने करियर की बात करूँ तो मैंने एंड्रॉइड से स्टार्ट किया था. उसके बाद मेरा ज्यादा फोकस अभी बैकएंड्स पे है और मैं इन माय डे जॉब मैं बैकएंड्स पे ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन और आइडियाज को क्विकली वैलिडेट करने पे तो वेब, एंड्रॉइड, iOS सभी प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहा था. आई एम पर्सनली ट्राइंग टू गेट इनटू फ्लटर एज वेल टू सी व्हाट वी कैन डू, बट या लेट्स सी. अभी तक मैंने कुछ किया नहीं है, हेलो वर्ल्ड भी नहीं किया मैंने फ्लटर में. सो अब सवाल ये है कि जब अगर किसी को भी एक भी प्लेटफॉर्म आता है और वो कुछ भी कर सकता है, तो फिर मेरा आप सबसे सवाल ये है कि आप क्या बनाना चाहेंगे डिजिटल पाकिस्तान के लिए, कि व्हाट इज योर आइडिया फॉर डिजिटल पाकिस्तान. ये एक सवाल है जो हम सब एक दूसरे अपने आप से पूछ सकते हैं कि मैं क्या करना चाहूँगा. बट द पॉइंट इज कि व्हाटएवर योर आइडिया इज, वो कुछ भी हो सकता है. उसको पहले बनाएं, उसको वैलिडेट करें, उसको आइटरेट करें, उस पर आइटरेट करें, ना कि जी मैं 6 महीने लगा के पहले बना लेता हूँ फिर देखते हैं क्या होता है. एंड आई थिंक दैट्स अबाउट इट. एक स्लाइड मेरे पास और है कि हम इसमें एक्शन में देख सकते हैं, बट yeah, Salman, that's a very nice goal to have. मुगीस, आपका आइडिया कभी भी नहीं चोरी होता, ये मैं आपको बता देता हूँ. यकीन करें, जो आइडिया आपके पास आया है वो किसी ना किसी और के जहन में भी जरूर आया होगा. तो आइडिया कभी चोरी नहीं होता. एग्जीक्यूशन इज द नेम ऑफ द गेम. कहने को करीम ने भी उबर का आइडिया चोरी किया, लेकिन उन्होंने लोकली बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया. लिफ्ट उबर की ही मार्केट में अमेरिका में काम कर, लेकिन दे आर एग्जीक्यूटिंग. सो सलमान जो है ना एक्सट्रीम कॉमर्स करेगा. गुड स्टफ. Hello Eric, sorry for the interruption. There's a request that can you please 2 slides पीछे जा सकते हैं? Okay, I think जहाँ पे वो question है शायद digital वाला something like that. हाँ. Okay, so I think we have someone in an audience with the name Saqib. So here's a slide. You can ask, or I think what do you want to know? I don't know. Okay, I think I don't know what. No, I just wanted screenshots for the event. Okay. Thank you, Eric. By the way, really cooperative. Okay. Thank you. No worries, साकिब. आप लोग अगर कहोगे तो मैं ये डेक शेयर भी कर दूंगा. That's not a problem at all.
Yes, please do share the deck because most of the लोगों का ना फिर बाद में मैसेज आएंगे तो I'll share them this. ठीक है Thank you. मेरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे खत्म हो गई। मैं थोड़ा सा कोड दिखाना चाहता हूँ बट आई एम ओपन टू लाइक हाउएवर यू गाइस वांट टू डू इट। आप लोग सवाल पहले और पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं या मैं छोटा सा एक डेमो बनाया हुआ है, बहुत बेकार है लेकिन आई थिंक इट शुड हेल्प अस गेट सम आइडियाज। सो मुझे सजेस्ट करें। हमजा आप क्या कहते हो? I'm sorry, I just missed your question. Really sorry because I'm ठीक है, working मैं on ये the कह रहा हूँ कि आप क्या सजेस्ट करते हो कि मैं डेमो पे चला जाऊँ या पहले और Q&A बीच में अगर कुछ करना है तो वो कर सकते हैं? I think we should move on to the demo. उसमें फिर ये है ना कि अभी theoretical चीजें रहेंगी, जब लोग देख लेंगे तो मे भी काफी क्वेश्चंस होंगे जो आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, ओके। सो मैंने बेसिकली मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट बताता हूँ मैंने क्या इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। आगे चल रहा था, अभी चलेगा नहीं चलेगा ये पता ही है हम सबको, डेमो में तो चीजें खराब ही होती हैं। सो लेट्स सी, बट एनीवे, सो मैंने जो नाइस मुगीस, अच्छा मेरे पास, अच्छा कुछ लोग कोर्सेज का पूछ रहे हैं तो मेरे पास कोई कोर्स रिकमेंडेशंस नहीं है। आई थिंक सो फायरबेस के अपना चैनल है एक फायरबेस का यूट्यूब पे, वो बहुत अच्छा चैनल है जिसपे फायरकास्ट भी आते हैं और मुख्तलिफ स्निपेट्स आ रही होती हैं जो आप देख सकते हैं। सो आई एम सॉरी, ऑडली इनफ मेरे जहन में कोई भी यूट्यूब चैनल नहीं आ रहा, बट आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको बाद में ज़रूर थोड़ा सा सर्च करके बता सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली अच्छा मैं ऐप कॉन्सेप्ट आप लोग, सो मैंने जो जस्ट सर्च मोइज, आप एरिक भट्टी सर्च कर सकते हैं या इट्स भट्टी एरिक, आई डोंट रिमेंबर माय लिंक्डइन हैंडल, आप देख लीजिएगा। एरिक भट्टी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अच्छा, थैंक यू हमजा। Hasnan, I have like self-learned Firebase. So अगेन कॉन्सेप्ट पे आता है। सो कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन हुआ और अभी हमारी ये डीएससी टीम भी इवेंट कर रही है और मुख्तलिफ लोग इंस्टाग्राम पे सेलिंग भी करते हैं। तो होता क्या है उसके अंदर कि लोगों को क्या कह सकते हैं, जैसे इंस्टाग्राम सेलर्स की बात करें, आप सबने कोई ना कोई चीज तो इंस्टाग्राम सेलर से परचेज किया और जो आपका पसंद का इंस्टाग्राम, फेसबुक या व्हाट्सएप सेलर होता है, आप लोग ये चाहते हो कि यार जब भी वो कोई नई चीज डाले तो मुझे पता चल जाए, क्योंकि वो अपने नई चीज की मशहूरी कैसे कर रहे होते हैं, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सबको मैसेज करेंगे, या आप फेसबुक पे हैं तो आपको टर्न ऑन नोटिफिकेशंस करना पड़ेगा और फेसबुक पे तो हजारों ऐसी नोटिफिकेशंस आ सकती हैं जिनका आपको यू लूज ट्रैक ऑफ इट। तो मैंने कोशिश ये की कि एक छोटी सी बेसिक सी ऐप बनाए जो बेसिकली क्या करती है कि आप उधर एक टॉपिक क्रिएट कर सकते हैं एंड अगर कोई भी उस टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो वो आके उसके सब्सक्राइब कर सकता है एंड फिर जब आप उस पर मैसेज भेजें तो सबको मैसेज चला जाएगा जो भी उस पर करना चाहे। तो दैट्स रियली द बेसिक ऐप जो हमने बनाई है। उसके अंदर हम लोग फीचर्स क्या क्या यूज कर सकते हैं। सबसे पहले जो है हम लोगों ने फायरबेस ऑथेंटिकेशन यूज की है उसके अंदर, फिर उसके अंदर हमने फायर स्टोर यूज किया अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, फिर हमने उसके अंदर फायरबेस क्लाउड फंक्शन यूज किए हैं ताकि हम नोटिफिकेशन भेज सकें, एंड फायरबेस क्लाउड मैसेजिंग या नोटिफिकेशन की जो सर्विस है क्लाउड मैसेजिंग उसको यूज किया ताकि सब लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए। अच्छा, ये मैंने खास तौर पे ये यूज केस एक इसलिए चुना क्योंकि अमूमन लोगों में मैंने देखा है कि ये काफी सारे लोग इस पे इससे अवेयर नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है फायरबेस में। अमूमन ये होता है जब सपोज के कोई भी ऐप जो होती है वो अपने तमाम के तमाम यूजर्स को मैसेज भेजना चाहती है। अब लेट सपोज मेरी ऐप के 10,000 यूजर्स हैं या 1 लाख यस पब्लिशर सब्सक्राइबर, फरजाद में इसी के बारे में बात करें तो लोग जो है उसके बारे में लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने पूरे यूजर्स की डेटाबेस को उठाएंगे या यूजर्स के कलेक्शन को उठाएंगे, उनमें से उनकी आईडीज को उठाएंगे, देखेंगे कहाँ पे नोटिफिकेशन करना है और एक 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 एक, एक, एक करके उन सबको नोटिफिकेशन भेजेंगे। नाउ दैट्स नॉट अ बैड आइडिया बट इट्स नॉट अ ग्रेट आइडिया इधर, क्योंकि बात यह है कि आपको सब पे आइट्रेट करना है सबके अंदर और अगर आपकी डेटाबेस बड़ी होती जाती है तो आप उनको कैसे मैनेज करोगे, फिर बिला वजह की क्वेरी अलग जा रही है ये है वो।
सो इन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, जैसा फरजत ने भी कहा कि हम पब्लिशर सब्सक्राइबर एक मेथड है उसको यूज़ करते हैं, तो हम उस पर थोड़ा सा बात करते हैं। तो अभी हमने एक बहुत बेसिक सी ऐप बनाई हुई है जिसके अंदर कुछ टॉपिक्स हमने बनाए हुए हैं, और ये 2 ऐप्स हैं। यूआई मेरी बहुत खूबसूरत है, लेकिन हम लोग ये कर सकते हैं कि नया टॉपिक एक क्रिएट करते हैं ताकि लोग जो है, लेट्स सपोज डीएससी इवेंट नाम का एक टॉपिक है, और स्टे अप टू डेट विद डीएससी इवेंट्स एंड गेट लेटेस्ट अपडेट्स ऑन गूगल टेक। ठीक है, हम लोगों ने ये एक टॉपिक क्रिएट कर दिया एंड ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिस्ट में आ भी गया दूसरी डिवाइस पे। अब क्योंकि दूसरी डिवाइस जो है वो भी, उसके भी अपने टॉपिक्स हैं, तो वो क्या कर सकती है कि वो यहाँ पर आके इस पे सब्सक्राइब कर सकता है इस टॉपिक पे। तो इस यूजर ने जो है इस पे सब्सक्राइब कर लिया है। अब जब इस बंदे ने इस पे सब्सक्राइब कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इसको एक मैसेज भेजूं तो इसके पास चला जाए, यानी कि जब भी, क्योंकि मैं इस टाइप के ओनर हूँ, लाइक डीएससी इवेंट इज माय टॉपिक, तो मैं इस पे मैसेज भेजूं तो इस सबके पास चला जाए। मेरे पास अभी एक ही डिवाइस है, यहाँ पे एक्स्ट्रा मैं वैसे ही मेरा लैपटॉप मर रहा है, मैं और एवीडीज क्रिएट करूंगा तो फिर हमारी मीटिंग खराब हो जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपनी जो टॉपिक्स हैं और मैं इस डीएससी इवेंट को सेंड मैसेज करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया कि टुडे इज फायरबेस वर्कशॉप, हम लोगों ने ये इवेंट भेजते हैं, आई होप अब चला जाए। आ गया, शुक्र। डेमो जब आपका अच्छे से चल जाता है तब बहुत खुशी होती है। सो डीएससी इवेंट हमारा टॉपिक का नाम है और हमारी नोटिफिकेशन आ गई। रियली रियली बेसिक, बट दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू। इसको हम लोग बहुत शुक्र है जी, वाकई में। सो इसको हम लोगों ने किया कैसे, उसका मैं छोटा सा आपको ऑन द फायरबेस साइड चीजें दिखाता हूँ। एक चीज जो फायरबेस में बहुत अच्छी है, जो उन्होंने बनाई हुई है, वो है फायरबेस यूआई। यस, मुमताज आप सही कह रहे हैं। सो फायरबेस यूआई बेसिकली क्या करती है, आपकी मदद करती है कि आप काफी सारी जो फायरबेस रिलेटेड हैंडलिंग है उसको वो एब्स्ट्रैक्ट, बेसिकली उस पर एक लेयर चढ़ा देती है ताकि आपको काफी सारी चीजों से डील ना करना पड़े। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या किया है, हमारी ऐप खुलती है तो हम लोग सबसे पहले ये मेक श्योर करते हैं कि जी साइन इन विद गूगल। ठीक है, सो हम लोग क्या करते हैं, ये फायरबेस यूआई में से थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ आप लोगों के लिए जिसमें खोल कर। मेरा पिंच जूम काम नहीं कर रहा। ठीक है, सो बेसिकली ये हम आते हैं और हम लोग सॉरी मुझे ज़रा अपना ब्राउज़र खोल इन कर लूँ ताकि जो कमेंट्स आ रहे हैं उनको मैं देख सकूँ। ठीक है, ये हमारे पास जो है साइन इन विद गूगल का फंक्शन है, इसको हम साइन इन के लिए यूज़ कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद जो मैंने अभी चीज़ नहीं करके दिखाई वो ये है कि जब मैं इस पर लॉग आउट करता हूँ और मैं साइन इन विद गूगल करता हूँ तो ये मुझे एक पॉपअप दिखाएगा जो कि मेरे इस डिवाइस पे लगा हुआ है ऑलरेडी, और मुझे अगली पेज पे ले जाएगा। सो बेसिकली आपने पॉपअप दिखाता है जिसमें हम अपनी आईडी को सेलेक्ट कर सकते हैं और आपको आगे लेके जा सकता है। तो ये वो काम करता है और हमारे यूज़र को साइन इन करता है। अगर यूज़र ऑलरेडी क्रिएटेड होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसका जाके फायरबेस टोकन अपडेट कर लेते हैं ताकि वो हमारे पास टाइम रहे। अगर नहीं क्रिएटेड होता तो हम उसको जाके क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं अगर इधर दिखाऊंगा, सो हमारे पास ये एक कलेक्शन है यूजर्स का, जहाँ पे जैसे यूजर क्रिएट होता है हम उसको यहाँ पर ले आते हैं। दैट्स रियली इट। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जब वो यूजर क्रिएट हो जाता है
उसके पास ये होम स्क्रीन पे जितने भी इवेंट्स हैं या टॉपिक्स हैं वो उसको नज़र आ रहे हैं, और उनमें वो किसी पे भी जिसको भी चाहे वो सब्सक्राइब कर सकता है। अभी मेरे पास दोनों इवेंट्स हैं जिनके लिए मैंने सब्सक्राइब किया हुआ है, इस पे भी मैं सब्सक्राइब कर लेता हूँ। तो अब जब भी नोटिफिकेशन जाएगी तो इन दोनों इवेंट्स की मुझे आएगी। तो मैंने सब्सक्राइब किया, जैसे ही मैंने सब्सक्राइब किया तो ये जो मेरा टॉपिक्स का कलेक्शन है, यहाँ पे मेरे मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं। यहाँ पर अब एक ही सब्सक्राइबर है क्योंकि मैंने एक ही ने उसी डिवाइस में सब्सक्राइब किया है, वो आ जाएंगे, और जो भी उससे रिलेटेड डिटेल्स हैं वो यहाँ पर आके सेव हो जाती हैं। अच्छा, फिर हम क्या करते हैं कि जैसे ही सब्सक्रिप्शन हो गई हम चाहते हैं कि हम उस पर मैसेज भेजें, और मैसेज भेजने का काम सिर्फ वही डिवाइस कर सकती है जो उसकी ओनर है। जैसे ये अकाउंट, ये टॉपिक्स में इसने क्रिएट किए थे तो हम यही इनको क्रिएट कर सकता है, और यही अपने वालों को देख सकता है कि मैंने ये 2 टॉपिक्स क्रिएट किए थे, मैं इनके मैसेज भेज सकता हूँ। तो अगर मैं इसका मैसेज भेजना चाहूँ तो मैं इनके ऊपर मैसेज भेज सकता हूँ। और जब मैं मैसेज भेजता हूँ तो वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है जो होती है, जो कि हम फायरबेस क्लाउड फंक्शन में देखेंगे। फिर से करके देखते चल जाए। हेलो वर्ल्ड, ठीक है। सो ये आ जाता है। ये चलता कैसे है, जैसा आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर एक मैसेजेस का कलेक्शन भी बनाया हुआ है जिसके अंदर ये डेटा जाके स्टोर होता है। अब स्टोर होने के बाद हमारे पास कैसे चलता है, ये है क्लाउड फंक्शन जिन पे मैं थोड़ा सा काम कर रहा था। क्लाउड फंक्शंस क्या करते हैं, मुख्तलिफ ट्रिगर्स पे या फंक्शन एग्जीक्यूट हो सकते हैं। मैंने ये एक फंक्शन लगाया है जो कि सिर्फ तब एग्जीक्यूट हो जब डॉक्यूमेंट जो है मैसेजेस के अंदर कोई भी उसकी आईडी है वो क्रिएट होता है। सो इन अदर वर्ड्स, जैसे ही मैं वहां से मैसेज सेंड करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मैसेज के कलेक्शंस के अंदर जाके एक नया डॉक्यूमेंट ऐड कर देता हूँ, और जैसे ही मैंने डॉक्यूमेंट ऐड किया तो उसके अंदर जो है यहाँ पर ये कॉल बैक फायर हुआ कि भाई मैसेजेस के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट ऐड हुआ है, आप क्या करना चाहते हो उसके साथ। मैं उसका डेटा लेता हूँ और उसमें जो भी टॉपिक का नाम है, मैसेज है, उसको मैं नोटिफिकेशन के अंदर रखता हूँ, और जो मेरी टॉपिक की आईडी है मैं उस पर भेज देता हूँ कि भाई इस टॉपिक के लोगों को सबको जाके ये सब्सक्राइब, जिन्होंने इस पर सब्सक्राइब किया हुआ है उसके पास ये मैसेज चला जाए। अब जैसे ही ये उस मैसेज पे फायर करता है तो हमने क्योंकि इस टॉपिक पे सब्सक्राइब किया था, अगर मेरे कोड में आ जाए तो हम लोगों ने यहाँ पे सब्सक्राइब किया हुआ है कि जैसे ही वो उस पर क्लिक करें तो हम उसको सब्सक्राइब कर लें, और यहाँ पर हम उसको सब्सक्राइब कर रहे हैं या अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जैसे ही उसने सब्सक्राइब किया होता है वो उसके पास मैसेज चला जाता है। मैसेज मेरे पास कहाँ पे आता है, फायरबेस के अंदर फायरबेस मैसेजिंग सर्विस होती है जो कि इन चीज़ों को, जो कि नोटिफिकेशन डिस्प्ले करने का काम करती है। तो हमारे पास यहाँ पे मैसेज आता है, आप देखेंगे वहाँ पर कि हमने नोटिफिकेशन के अंदर डेटा भर के भेजा था। हम यहाँ पर चेक करते हैं कि क्या मेरे पास, ये मैंने जावास्क्रिप्ट में लिखा है, एंड्रॉइड साइड पे मैं चेक करता हूँ कॉटलिन में कि मेरे पास क्या यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है। हाँ जी आई है। उसके अंदर टाइटल क्या था, बॉडी क्या है, जो कि हमने यहाँ पे भी डिफाइन किया है कि बॉडी और टाइटल ये है, वो उसको मिलती है। हम कहते हैं हाँ जी ये ठीक है, उसको हम कहते हैं कि सेंड कर दो। सेंड करने के लिए यहाँ पे सारा एंड्रॉइड स्टफ है कि जी टाइटल, मैसेज, कैंसिलेशन, साउंड जो बजाना है वगैरह वगैरह, उन सब पे ट्रू करें एंड उसको नोटिफाई करते हैं एंड हमारे पास यहाँ पर नजर आ जाती है। सो अब अगर मेरे पास एक यूजर है या मेरे पास 50,000 यूजर हैं, हम सबको बड़े ही आसानी से एक ही लाइन से सब्सक्राइब सेंड टू टॉपिक से मैसेज चला जाएगा, ना कि मैं एक एक यूजर को एक एक करके आइटरेट करूँ और उनको मैसेज भेजूँ। आई थिंक दैट्स रियली अबाउट इट फ्रॉम माई साइड, फ्रॉम द डेमो साइड एज वेल। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, मैं बाकियों का भी आंसर करता हूँ अभी। बट यस, अच्छा, आउटपुट इज खुशी। अच्छा उसामा, मैं कराची से ही हूँ वैसे। ओके थैंक यू मुगीज, आई वांट टू सी रूल्स। अच्छा अनवर, मैंने जो है कोई भी रूल्स लगाए नहीं बिकॉज आई वाज जस्ट मेकिंग इट फॉर माई सेल्फ, लेकिन डेफिनेटली जब हम प्रोडक्शन के लिए कोई ऐप्स बनाते हैं तो उस पर हम रूल्स लगाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो एंड आप लोग अपनी डीएससी टीम से बात करते रहो एंड यू गाइज आर इंटरेस्टेड,
तो ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग कोई ना कोई मंथली बेसिस पे सेशन आप लोग की फायरबेस जो डीएससी टीम है वो अरेंज कर सकती है, और हम लोग में भी किसी और में रूल्स को कवर कर सकते हैं। फायरबेस क्रोम टैब अ बिट, अच्छा आई एम सॉरी, लेट मी जस्ट डू इट नाउ। मैंने बंद कर दिया, मैं भी कर देता हूँ, एक सेकेंड। अच्छा, Eric, you are making front end in Android Studio and back end in VS Code, right? Yes, मुगीस ऐसा ही है। फ्रंट एंड मैंने जो है Android Studio में Android ऐप बनाई है जो कि Kotlin यूज करते हुए, एंड बैक एंड में मैंने VS Code एडिटर है अगेन, जिसके अंदर मैं जावास्क्रिप्ट लिख रहा था। जी या मैं Kotlin लिख रहा था। हारिस, मुझे फ्लिपबोर्ड का पता नहीं है, शायद नाम सुना सुना लग रहा है, बट मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता। इन हाउ मच टाइम वी कैन, आई थिंक कोर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, आई थिंक मुगीस आंसर करेंगे। मैं टैब शेयर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने टैब शेयर किया, आप मुझे बता देना कहाँ पर क्या देखना चाहते हो आप। फवाद, can we convert our debug mode Firebase into locked mode without starting over again? अनु, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। आप अपना माइक ऑन, अभी क्योंकि मेरी टॉक खत्म हो गई, आप जिसने माइक ऑन करना है अपना माइक ऑन करके बात कर सकता है। ये सर मैं पूछा था कि हम जब स्टार्ट करते हैं अपनी डेटाबेस फायरस्टोर पे डेटाबेस कलेक्शन वगैरह, तो हम उसको अगर डीबग मोड में हमने उसको क्रिएट करना शुरू किया, यूज़ करना शुरू किया, तो हम क्या उसको किसी भी टाइम पे उसे यानी रूल्स उसमें राइट करके और उसे लॉक मोड में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं अगर आपको अपने अभी के रूल्स दिखाऊं, तो मैंने भी डीबग मोड में ही चलाया था, और जब वो वार्निंग देता है कि भाई आप कोई भी जो है इसको रीड कर सकता है, सो डीबग ये रूल्स जो है दे आर रियली रियली अमेजिंग। ये मुझे ये कह रहा है कि देखो भाई, आपने किया हुआ है अलाउ रीड और राइट, सबको अलाउ किया हुआ है। अगर उनकी जो रिक्वेस्ट का टाइम है वो जनवरी 14 2021 से पहले पहले की है, यानी कि जनवरी 14 2021 पे मेरी डेटाबेस पे कोई भी राइट कर सकता है, उसके बाद कोई नहीं राइट कर पाएगा। फिर मैं रूल लगाऊंगा कि जी कोई अगर ऑथेंटिकेटेड है वगैरह वगैरह, जिसपे मैंने जैसा टीम को कहा, अगर आप लोग चाहते हो तो हम लोग एक कोर्स या हम लोग एक सेशन रख सकते हैं फाइडस रूल पे कि कैसे आप बकायदा अपने कलेक्शंस को और डॉक्यूमेंट्स को सिक्योर कर सकते हो। एंड ये जो ऑनलाइन एम्यूलेटर है फंक्शंस अपना रूल्स का जो डेवलपमेंट टेस्ट वाला सेक्शन है, यहाँ पर आपको काफी अच्छी गाइडेंस मिल सकती है। ठीक है अनवर? यस, मैं चैट बॉक्स पे एक और मैसेज सेंड कर रहा हूँ जो कि मुझे एरर आ रहा था ये वाला जब भी मैं राइट करता था, तो क्या ये रूल्स पे के बेस पे आ रहा है? नहीं, ये तो मुझे लग रहा है आपका लोकल कोई एक्सेसिंग हिडन फाइल्स, या आपका अपना कोई वो है एंड्रॉइड साइड का कुछ एरर है, एंड्रॉइड या जावा जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो, फाइलिंग कर रहे हो कुछ, लग रहा है आप। मैं फायरबेस पे ही कर रहा था, तो जब भी मैं फायरबेस पे यानी कि विदाउट ऑथेंटिकेशन लॉगिन कर रहा था तब एरर आ रहा था, तो शायद ये ऑथेंटिकेशन की वजह से आ रहा है या और कोई प्रॉब्लम है? मुझे पूरा आपका लॉग ट्रेस देखना पड़ेगा, तब मुझे समझ आएगा। वी कैन डेफिनेटली डीबग इट टुगेदर ऑफलाइन, सेशन के बाद हम लोग कर सकते हैं। थैंक यू, मैं आपको ट्विटर पे कॉन्टेक्ट करूंगा सर। ठीक है, श्योर। कोई और किसी का सवाल, मशवरा, कमेंट? मुकेश जो है एंटी फायरबेस हो गया हुआ लग रहा है, एरर से जो है ना तंग आके। चलो, गुड गुड। सर अगर हमें कोई हेल्प चाहिए हो तो हम आपको कैसे अप्रोच करेंगे? आप लोग मुझे
लिंक्डइन सोशल मीडिया पर अप्रोच कर सकते हैं। और वैसे हाँ, मेरी टीम अपना डीएससी टीम जो है उसको आंसर कर रही है। आप लोग लिंक्डइन पे अप्रोच कर सकते हैं। मैं कभी कभी बिजी होता हूँ तो मैं रिप्लाईज थोड़ा सा लेट करूँगा, बट आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। अगर मैं बिजी हूँ तो हमारा मैंने जैसा बताया कि हमारी जीडीजी टीम भी बहुत बड़ी है। सो एंड हम लोग सब जो है एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं कम्युनिटी में, खासतौर पे अपनी यूथ जो है डेवलपर स्टूडेंट क्लब्स की जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आप रीच आउट करें, एंड अगर मैं ज़ाती तौर पे नहीं तो किसी और से आपको जरूर कनेक्ट करूंगा जो आपकी हेल्प कर सकेंगे। If we're using Firebase, do we need to write the code for authentication or Fire? और फवाद डिपेंड करता है। जैसे अब देखो कुछ ऐप्स होती हैं जिनमें ऑथेंटिकेशन की जरूरत ही नहीं, तो वहां पर लाजमी नहीं है। लेकिन कभी कभी जहां पर ऑथेंटिकेशन की जरूरत है वो हमें ऑथेंटिकेशन का कोड हमें थोड़ा सा बहुत लिखना पड़ेगा। जैसे ये है कि मेरा डेटा सिर्फ मुझे दिखना चाहिए और मेरा डेटा कोई और ना देख सके, ये तो मुझे ही हैंडल करना है ना। लेकिन हाँ, वो पीछे की हैंडलिंग के जी कैसे कहाँ स्टोर हो रहा है, पासवर्ड को कैसे सिक्योरली स्टोर करें, फॉरगॉट पासवर्ड का केस कैसे हैंडल करें, इस तरह की चीजें ये फायरबेस आपके लिए कर लेता है। एरिक लाइक जो लॉगिन होता है, कोई यूजर लॉगिन कर रहा होता है तो वो वाला भी फायरबेस ही हैंडल कर रहा होता है। अच्छा, लॉगिन और साइन अप के डिफरेंस की आप बात कर रहे हो? यस। हाँ, अच्छा, अगर आप देखो जब भी सोशल लॉगिन करोगे जैसे गूगल है या फेसबुक है, वहां पे तो फर्क ही नहीं पड़ता ना, राइट? ओके। हाँ, लेकिन जब ईमेल एंड पासवर्ड पे आप यूज करें तो तब आपको खुद हैंडल करना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ना हैंडल करना पड़े तो जैसे मैंने कहा था कि फायरबेस यूआई लाइब्रेरी है, फायरबेस यूआई आपकी आपके लिए ये चीज को हैंडल कर लेती है खुद से कि लॉगिन है या साइन अप है। आप उसको देखना। फ्लिपबोर्ड हाँ, हर इज स्लाइटली डिफरेंट क्योंकि आई थिंक फ्लिपबोर्ड इज तो न्यूज क्यूरेशन हो गया। मैं बस ऐसे ही करना चाहता कि अमूमन तफरी में कुछ बना लें छोटा सा, तो लोगों को सब्सक्राइब और ब्रॉडकास्ट करने के लिए एक छोटी सी ऐप बनाई थी। एंड आई फेल्ट लाइक के इंस्टाग्राम सेलर्स का ये यूज केस है क्योंकि मैं एक पर्सनली एक छोटा सा प्रोडक्ट बना रहा हूँ इंस्टाग्राम सेलर्स के लिए। तो उसके अंदर हमें ये फीडबैक सुनने को मिलता है कि जी मेरे जो फॉलोअर्स हैं, मैं पोस्ट करता हूँ या करती हूँ तो उसको सिर्फ मेरी रीसेंट पोस्ट नजर आती है, वो भी इंस्टाग्राम पे, तो हजारों चीजें जो उसने देखनी है, तो मैं कैसे जो हूँ उसको अपने कस्टमर तक डायरेक्टली पहुंच सकता हूँ या सकती हूँ। तो इसके लिए मेरे जहन में ये कॉन्सेप्ट था। एरिक सर, सीएस की फील्ड में न्यू स्टूडेंट को कौन सी स्किल सीखनी चाहिए फ्रीलांस मार्केट पे इस पे काम करने के? यार, तो मैं पर्सनली फ्रीलांस इतना करता नहीं, बट I would encourage each and every one of you to do one thing, is के be good engineers and don't think about technology. What does that mean? या प्लेटफॉर्म देखो, आप जब एक प्लेटफॉर्म पे आपका हाथ सेट हो जाएगा ना, तो आप कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म बड़े आराम से सीख सकते हो, उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। सो जो भी एक प्लेटफॉर्म है वहां पर जाके अपने कॉन्सेप्ट्स और बेसिक्स को अच्छे करो। कॉन्सेप्ट और बेसिक्स से मतलब ये है कि जो भी आपके बेसिक्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, जो जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे आज कोई भी आई थिंक सो प्लेटफॉर्म नया सीखने जाओगे वहां पे डेटा बाइंडिंग का हम बहुत पढ़ते हैं, लेकिन डेटा बाइंडिंग कैसे काम करती है थोड़ा बहुत अंडर, आई मीन अब टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हो गई कि हर चीज एब्स्ट्रैक्टेड है, आपको पता नहीं होता कि अंडर द हुड क्या हो रहा है। एंड इट्स ओके इफ यू डोंट नो इट, बट एट अ हाई लेवल उसको समझने की कोशिश करो कि वो कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। अब डेटा बाइंडिंग मैंने अगर एंड्रॉइड में कर ली एक दफा, तो वो फ्लटर में भी मुझे जब होलिस्टिकली कॉन्सेप्ट का पता होगा मैं दूसरी जगह भी इम्प्लीमेंट कर लूंगा, डेटाबेसेस इस तरह की। सो ट्राई टू बी गुड इंजीनियर्स। मैं हमेशा इस लोग को इंटरव्यू लोग कहते हैं जी मैं एंड्रॉइड डेवलपर हूँ, मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ। नो, वन शुड हैव द माइंडसेट ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर कि मैं कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। मेरा काम है प्रॉब्लम सॉल्व करना टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। अब वो इट आई डोंट हैव टू बी प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। So that's one like personal thinking, and I would really encourage you all to also think like that. Be software engineers. GPA
मैं पर्सनली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ तो मैं इसका क्या जवाब दूँ। लेकिन पर्सनली नहीं, मैंने पर्सनली जो है अपनी कंपनी में भी ऐसे लोगों को हायर किया जिनके पास डिग्री नहीं है, तो जीपीए तो अलग दूर की बात है। ठीक है जी। Okay, folks, I think we have no more questions. अगर नहीं है तो फिर हम अपने क्विज की तरफ जाते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन सर। जी Yes, जी। please. सर परसों हमने फ्लटर का सेशन लिया था और आज हमने फायरबेस का। सर एक्चुअली हम जो न्यू कमर्स लाइक मी सर हमारा माइंड डाइवर्ट हो रहा है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, फ्लटर स्टार्ट करें, फायरबेस स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट करें? तो हसनैन, मुझे थोड़ा सा, मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए लेट ऐसा करते हैं, बातचीत करते हैं इस बारे में, तो ताकि बाकी लोग भी सुन सके। मुझे बताओ आप कौन से सेमेस्टर में हो अभी? फोर्थ सेमेस्टर में। तो आपकी यूनिवर्सिटी में कोई अभी फ्रंट एंड वगैरह पे कोई वेब डेवलपमेंट का या मोबाइल डेवलपमेंट का कोई कोर्स है? सर मैं खुद इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम में। अच्छा, इलेक्ट्रिकल टेलीकॉम। तो और आप अभी किस लैंग्वेज पे काम करते हो पर्सनली, जो अपना सीख रहे हो उसमें किस लैंग्वेज को यूज कर रहे हो? C++। ठीक है। अच्छा, C++ पे अगर आप काम कर रहे हो ना, तो हाँ, आई वुड सजेस्ट कि आप पहले फ्लटर सीखो। देखो, फ्लटर में या कोई भी सिर्फ फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी, आप सबके लिए भी जो अभी कुछ भी नहीं कर, मतलब वो पहले सिर्फ एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी को सीखें। एंड फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी पे क्या करें, फायरबेस तब आएगी जब आपने अपने डेटा को क्लाउड पे पहुंचाना है या आप कहीं पे सर्वर का इस्तेमाल करना चाहते हो। लेकिन बहुत सारी ऐप्स आप बगैर सर्वर का इस्तेमाल किए कर सकते हो। कौन सी ऐप है? जैसे आई मीन बहुत बेसिक, आई डोंट नो, आप अभी भी लोग बनाते नहीं रहते। मैंने पर्सनली जो मेरी पहली ऐप जो मैंने खुद बनाई थी वो एक टिक टैक टू ऐप बनाई थी मोबाइल पर। तो आप टिक टैक टू ऐप बना सकते हो, कुछ ऐसी नोट कीपिंग ऐप जिसके अंदर आप जो है टू डू लिस्ट, ग्रोसरी के लिए कुछ भी ऐसी ऐप बनाओ जो कि अगेन सॉफ्टवेयर इंजीनियर कॉन्सेप्ट्स को समझता है। कोई भी ऐप है ना, उसके अंदर क्या होता है, आपके पास डेटा है, उस डेटा को स्टोर करना है और डेटा को रिट्रीव करना है। एट द वेरी बेसिक लेवल दुनिया की हर ऐप यही करती है। डेटा है, उसको स्टोर करती है, उसको रिट्रीव करती है, किसी लॉजिक के थ्रू करती है, हाँ रिट्रीव, लेकिन डेटा स्टोर और रिट्रीव ही कर रहे होते हैं। सो अगर मैं एक टू डू लिस्ट ऐप भी बनाता हूँ ना, तो मैं उसमें डेटा स्टोर कर रहा हूँ और डेटा रिट्रीव कर रहा हूँ। अब मैं ये कहता हूँ अच्छा नहीं, मैं टू डू लिस्ट ऐप के अंदर एक और कॉम्प्लेक्सिटी ये डालता हूँ कि मैं टू डू के साथ तारीख भी डाल देता हूँ कि किस तारीख का टू डू है। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं जब डेटा रिसीव कर रहा हूँ मैं सारे टू डू नहीं लेके आऊंगा, मैं सिर्फ डेट स्पेसिफिक लेके आऊंगा। व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू ओवर हियर कि यही बेसिक कॉन्सेप्ट आपने अगर कोई फ्लटर पे ऐप बना रहे हो, लोकल ऐप पर लगाओगे, फिर उसी कॉन्सेप्ट को कल को जब क्लाउड पे लेके जाना पड़ेगा तब फायरबेस आएगा। सो अभी फ्लटर सीखो एंड मे बी अभी अभी किसी चीज पर डीप डाइव करने की कोशिश ना करो। आई थिंक ये बूट कैंप जो हमारी डीएससी टीम ने ऑर्गेनाइज किया, दिस इज वेरी गुड आप सबको हाई लेवल फ्लेवर लेने के लिए। अब आप फिर देखो कि आपको क्या चीज ज्यादा भा रही है या अच्छी लग रही है, उसके अंदर आप डीप डाइव करो। अभी डीप डाइव करने की जरूरत नहीं है आप लोगों का। आई थिंक ये हफ्ते 10 दिन का प्रोग्राम है, उसके अंदर आप समझो चीजों को, सबको देखो, और फिर जहां पे आपको लगा कि यार ये मुझे काफी मजेदार लगी या आसान लगी, उस पे पहले चले जाओ। बट क्लाउड, आई मीन फायरबेस विल ऑलवेज कम नेक्स्ट। पहले आपको कोई फ्रंट एंड प्लेटफॉर्म आना चाहिए। जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती उमर, तो जिनको कोडिंग बिल्कुल नहीं आती वो क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो उनको ये फैसला करना है कि क्या वो कोड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। जैसे मैं अगर अपनी पर्सनल बात करूं, सो मैं 2015 में ग्रेजुएट हुआ था और मैं 2015 के शुरू से ही फॉर्मली सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहा था। फिर मैंने 4 साल मैंने सॉफ्टवेयर हाउस में काम किया। फिर मैंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, एक स्टार्टअप था मेरा, वो किया। फिर उसके बाद मैंने अभी जो है मैं एक दूसरी कंपनी के साथ कर रहा हूँ और एक और स्टार्टअप पे काम कर रहा हूँ। बताने का मकसद ये है कि अब जब मैं अपना स्टार्टअप कर रहा हूँ तब मुझे कोड करने का बहुत कम टाइम मिलता है। हमारी टीम है वो कोड कर रही होती, तो मैं खुद नहीं कर रहा होता। बिकॉज हमें ये याद रखना चाहिए कि टेक्नोलॉजी इज अ मीन्स टू एन एंड, नॉट द एंड। टेक्नोलॉजी एक जगह तक पहुंचने का जरिया है, मंजिल नहीं है। एक मंजिल तक पहुंचने का जरिया है। सो एंड उस टेक्नोलॉजी को बनाने में बहुत सारे लोग आते हैं, शायद प्रोडक्ट के लोग भी आते हैं, क्यूए के लोग भी आते हैं, जो कि काम टेक्नोलॉजी पर ही कर रहे हैं।
पहले तो नहीं आपने ये फैसला करना। हाँ पर वो अपना अगर सिर्फ मतलब ऐप डेवलपमेंट या वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप सिर्फ ऐप डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हो तो मैं अब आपको ये कोई जी अर्निंग वगैरह करनी है, फ्रीलांसिंग की तरफ जाना है, तो वो और शॉर्ट से शॉर्ट टाइम में वो करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि हर कोई कहता है, हर किसी का यही एम होता है कि जल्दी से जल्दी मैं पैसे कमाने के काबिल हो जाऊँ या सेल्फ सफिशिएंट हो जाऊँ, तो वो अब उसको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप एक शॉर्ट अपना बता दें कि फटाफट वो किस तरह मतलब कि जो है ना इस तरफ आ सकता है, डेवलपमेंट डेवलपर कैसे बन सकता है शॉर्ट। आई थिंक काफी सारे लोग जो सेल्फ लर्निंग स्टार्ट करते हैं वो वेब से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वेब रिलेटिवली मैं ये तो नहीं कहूँगा आसान है, लेकिन रिलेटिवली सिंपल है, क्योंकि आप HTML CSS से भी स्टार्ट करो, ब्राउजर में जो कर रहे हो आंखों के सामने दिखता नजर आ रहा है, आंखों में दिखता हुआ नजर आ रहा है, उस पर जो करना चाहो कर सकते हो। कोई बहुत ज्यादा हाई फाई कंप्यूटर नहीं चाहिए वेब ऐप बनाने के लिए, सबसे थके से थके कंप्यूटर पे भी आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे काम कर सकते हो। तो मैं आपको ये इनकरेज करूंगा कि आप उससे स्टार्ट करो। वो करने के बाद जो भी फिर वेब का उस वक्त हॉट फ्रेमवर्क चल रहा है, जो कि वेब में तो रोज के 2 फ्रेमवर्क निकलते हैं, तो जो भी बहुत पॉपुलर जैसे आजकल रिएक्ट है, तो आप रिएक्ट को स्टार्ट करना स्टडी करो। बट एट द सेम टाइम सो अर्निंग, क्योंकि आपने सवाल पूछा है अर्निंग के लिए, तो आई थिंक सो आप इतना भी कर लोगे तो आप काफी है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म है, जो लोग मैं जैसे बोला कि क्वालिटी कोड लिखना चाहते हैं, उनको मैं ये भी साथ इनकरेज करूंगा कि वो जो कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट है, जैसे जो लोग मेरे पास हमारे पास डिग्री के बगैर भी आते हैं, उनको भी मैं ये कहता हूँ कि उनके कंप्यूटर साइंस के कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, और उनमें 2 से 3 चीजें ही हैं बुनियादी तौर पे, आपके डेटा स्ट्रक्चर्स हैं और आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ये करना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप प्रॉब्लम को अच्छे से समझ के काम कर सको, ना कि सिर्फ जी मैंने सिर्फ टाइप करना है, कोड लिखना है। आखिरी सवाल है आपसे जी उमर, आप पूछें। C++ है, ये हर कोई कहता है C++ से स्टार्ट कर, तो बेसिक सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, मतलब इसका कोई गोल मोल सा नहीं, जरा जो है ना क्लियर कट बताएंगे कि C++ ही सिर्फ ऑप्शन है या कोई PHP अगर सीखना चाहता है, लेट्स से 2 ऑप्शन आपको दिए, PHP और एंड्रॉइड में जावा सीखना चाहता है, ठीक है, अब ये जो 2 चीजें ये सीखने के लिए आपका माइक बंद हो गया है उमर, ऐसा ना आपने म्यूट कर दिया उनको यार, ऐसे तो ना करो जी यार प्लीज डोंट म्यूट ईच अदर प्लीज, रिक्वेस्ट। अगर जैसे आप कह रहे हैं HTML तो कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, वो बेसिकली हर बंदा ही सीख सकता है, जी ठीक है, बिल्कुल। तो वो कहते हैं कि लोग कहते हैं C++ पहली लैंग्वेज होनी चाहिए। आप क्या अगर किसी ने PHP और जावास्क्रिप्ट और आगे जावा की तरफ जाना है, एंड्रॉइड वाला जावा, तो ये इसको 3 पे लिमिट करनी है, अगर तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन C++ से स्टार्ट करना होगा या PHP पे डायरेक्ट वो चला जाए, अगर उसको अज्यूमिंग HTML आती है। मैं क्योंकि देखो ये इस तरह की एडवाइस है जो कि मैं आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू आंसर। सो मैंने पर्सनली, अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो हमने सी पे काम किया और शुरू में, और उसके बाद हम लोगों ने जावा सीखी। और मुझे जो जावा की, अभी आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज पाइथन को भी एज अ फर्स्ट लैंग्वेज सिखाती है। द रीजन इज नॉट C++ सीखना या जावास्क्रिप्ट सीखना या कोई सीखना, जो भी आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो आपको बेसिक्स क्या सिखाती है, वो आपको ये सिखाती है ये समझना कि जब कोई बोले कि एक फंक्शन क्या है तो आपको समझ आए, एक क्लास क्या है तो आपको समझ आए, एक वेरिएबल क्या है, एक लूप क्या है। ये सारे जो लफ्ज हैं जो भी शायद आपके लिए आम बंदे के लिए अननोन है, मैं जाए गली में पूछूं यार वो फंक्शन कॉल कर देना, तो वो बोलेगा भाई क्या क्या अजीब बातें कर रहा है, लेकिन मैं आप सबके सामने बोलूंगा कि हमने ये फंक्शन कॉल किया, आपको समझ आता है। तो जो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है वो बेसिकली आपको वो लैंग्वेज समझ में हेल्प करती है। एंड देन अगेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावास्क्रिप्ट वाले कम करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से मैप कर सके अपने माइंड में। दूसरी चीज़, आखिरी चीज़ मैं ये कहूँगा कि मैं इनकरेज ये करता हूँ लोगों को कि जब भी वो फर्स्ट लैंग्वेज अपनी चूज़ करते हैं तो ऐसी लैंग्वेज यूज़ करें, थोड़ी सी टेक्निकल बात करूँगा, जो कि स्टैटिक टाइपिंग सपोर्ट करती है, ना कि डायनामिक टाइपिंग। जैसे जावास्क्रिप्ट इज डायनामिकली टाइप, आप वार का वेरिएबल बना के कुछ भी डाल सकते हो। C++ जावा स्टैटिक टाइप्ड है,
तो जब आप स्टैटिक टाइपिंग यूज करते हो तो आपको डेटा टाइप्स को इस्तेमाल करने का मौका मिलता है और आप काफी अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। स्पेशली जब आप फिर बड़े कोड बेसिस में काम करते हो तो आप कोई चाहते हो कि आप स्टैटिक टाइप लैंग्वेजेस या स्टैटिक टाइप पे काम करो, इसीलिए जावास्क्रिप्ट में भी टाइप स्क्रिप्ट आई है ताकि अगेन स्टैटिक टाइपिंग को सपोर्ट करने के लिए। फ्रीलांसिंग, अच्छा सवाल सर, ठीक है, टेक्नोलॉजी मींस ओके, फवाद पाइथन सोहेल नहीं, वर्डप्रेस बेसिकली CMS है। आई मीन वर्डप्रेस थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्डप्रेस पाइथन को यूज करता है एंड वो सर्वर साइड से जो है कंटेंट को सर्व करता है। HTML CSS इज जस्ट फ्रंट एंड, जिसको पुराने लोग कहते थे स्टैटिक वेबसाइट है, डायनेमिक वेबसाइट। तो वर्डप्रेस डायनेमिक वेबसाइट है, HTML CSS जो है वो स्टैटिक वेबसाइट है। यस, मैं आपको ये इनकरेज करूंगा कि जब भी कोई भी आप फर्स्ट लैंग्वेज सीख रहा है वो अपने आप को बेहौसला ना हो और कम से कम भी अपने आप को एटलीस्ट 6 महीने का टाइम दे। प्रोग्रामिंग इज हार्ड, हम लोग बहुत ज्यादा ये कहते हैं, जब आप फर्स्ट टाइम सीख लोगे बड़ा आसान है, लेकिन वैसे प्रोग्रामिंग हार्ड है, टाइम लगता है समझने में, उसको करने में। कभी कभी नया एनवायरनमेंट सेटअप करने में ही आपको बड़ा 2-4 दिन लग जाते हैं, तो उससे बेहौसला नहीं होते इंसान। कभी कभी बेहौसला हो जाता है और वो कहता है यार ये तो बड़ी मुश्किल है। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन एक दफा वो गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी चलने की बात है, गाड़ी चल जाती है फिर इट्स लाइक देन देयर इज नो स्टॉपिंग। कूल, Perfect. So do we have more questions or not? I think okay, perfect. No more Thank you, questions. everyone. So again, thank you so very much, Eric, for your time, because आपका मैसेज देख के मुझे आइडिया हुआ था कि आपका अभी दिन खत्म हो रहा है। And I was shocked. इनकी टॉक भी आ गई। So and thank you everyone. So हमारे Eric, now if you फिर stay, तो मैं तुम्हारे को चलिए ऐड करना कहीं पे भी। okay. Thank you आप So सबका for being a lovely audience.